Hello, I am Simran Agarwal. Welcome to you on my YouTube channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning. Here I am providing my Telegram channel link जहाँ पर आप जुड़कर मेरे वीडियोस में बताए जाने वाले सभी ऑडियोज़ और स्लाइड्स की PDF भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी क्रिएट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। इफ़ आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वहाँ पर आपको आपकी प्रॉब्लम्स देखने के बाद यहाँ पर आपको वीडियोस का मैं शेयर कर दूँगी। मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एज यूजुअल इफ़ यू आर गेटिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट इन माई वीडियोज़ देन लाइक माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो। फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। इन द पार्ट 1 हमने बात करी थी कंसेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। आपके चैप्टर नंबर 1 को टोटल 10 सब टॉपिक्स में बांटा है, जिसमें से 4 पार्ट्स की हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी। रिमेनिंग 4 टॉपिक्स की हम इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में बात करेंगे। और फिर 2 पॉइंट्स आपके बचेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी 3 सब पॉइंट्स हैं, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज आर्ट। इन दिस वीडियो जो 4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैनेजमेंट का कि गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले और हमें एफर्ट्स कम से कम डालने पड़े। सिक्योर मैक्सिमम आउटपुट्स विद मिनिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, की हमारे रिसोर्सेज भी और एफर्ट्स भी हम बहुत कम डालें। बहुत कम ऐसे नहीं कि आपने डाला ही नहीं, आपको जो आउटपुट मिलने वाला है उसके रेशियो में वो कम होना चाहिए और हमें मिलने वाला आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके ऑब्जेक्ट्स मेनली आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट आंसर, यानी कि हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करना होता है या फिर हमें ऑब्जेक्ट्स किस अकॉर्डिंग स्टडी करने, रीड करने हैं, उसके लिए हम उनको 3 सब हेडिंग्स में बांटते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने इनको अलग अलग सब टॉपिक्स में बांटा है, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स के सब पॉइंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सीधा रिलेट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो में बात कर ली थी कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेटेड प्रोसेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। ऑफकोर्स ये बात है, रिसोर्सेज में 2 ही आते हैं, एक तो हमारे ह्यूमन पावर और बाकी आपके फिजिकल रिसोर्सेज, मनी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। देन इसको हम अगेन 3 सब पॉइंट्स में बांटेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिट्स होते हैं आपके, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स ही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या आएगा, सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। अगर हम किसी चीज़ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस भी दे रहे हैं तो हमें मिनिमम इतनी तो अर्निंग होनी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट हमें कवर हो जाए। फॉर द एग्जांपल, अगर हमने किसी चीज़ की 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और उसमें हमने लगाए 10,000 रुपीज़, तो हमें मिनिमम 10,000 रुपीज़ मिलने ही मिलने चाहिए, अदरवाइज आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। सेकेंड है प्रॉफिट। मैनेजमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। Profit provides a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise। हमने कॉस्ट के ऊपर जितनी इनकम की थी उससे तो कॉस्ट कवर हो गई। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग भाई सर्वाइवल के लिए हमें जितनी कॉस्ट हमने लगाई थी वो कवर हो गई। इससे क्या हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ये तो हमने जो लगाया था वही चलता रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्रोथ तो नहीं कर पाएंगे ना। आपका एंटरप्राइज ग्रोथ कर ही नहीं सकता, ना तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज खरीद सकता है। मान लीजिए हमने जब 10,000 आपके पहले कॉस्टिंग लगाई थी, आपको 10,000 ही वापस मिले, तो हम 10,000 रुपीज़ की वापस प्रोडक्शन कर सकते हैं और वापस उसको सेल आउट कर सकते हैं। पर प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है कि 10,000 के ऊपर मान लीजिए हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है,
12,000 की अर्निंग हुई तो 2,000 हमें प्रॉफिट होता है। देन अब हम 2,000 से क्या कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर सकते हैं और हमारे रिसोर्सेज खरीद कर हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारे मैनेजमेंट का सेकेंड नंबर ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। लास्ट वन, थर्ड वन, ग्रोथ। किसी भी चीज़ की ग्रोथ हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, होप करके चलते हैं कि अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, कोई एंटरप्रेन्योर बनाया है या फिर कोई भी ऑफिस अगर हमने एस्टेब्लिश किया है, तो यही है कि ऐसा नहीं है हमने अगर आज की डेट को ऑफिस एस्टेब्लिश किया था तो 1 साल बाद भी हम उसे वहीं देखना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, हम उसे एक अलग लेवल पर देखना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ग्रोथ। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री में कौन रह पाता है, जो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा है, जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। अगर आप अपने आउटपुट्स इतने दे ही नहीं पा रहे, नए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट में बंद हो जाएगा। To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. There are many indicators of growth such as sales volume, increase in the employee count, the number of products on the increase in capital investment. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट, सेल्स वॉल्यूम। ऑफ कोर्स ये बात है, जहाँ हम 1000 वॉल्यूम सेल कर रहे थे, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम वहाँ पे 1000 की जगह 1200, 1500 इस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। इस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और ऑफ कोर्स ये बात है, हमें मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमारे एम्प्लॉय नंबर भी इंक्रीज होगा। और इन सब प्रॉफिट्स के साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होती जाएगी। होप कि आप लोगों को कोई पॉइंट बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है, देन अगेन आई एम सेइंग गो टू माई टेलीग्राम ग्रुप, टेल मी योर प्रॉब्लम एंड आई विल कंसल्ट इट। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, every organization, whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill, which is to consistently create economic value for various constituents of society. Of course ये बात है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी में रहकर ही वर्क करता है, तो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट पॉइंट्स में दिया है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, providing basic amenities like schools and creches to employees. Okay, environment friendly methods. of course ये बात है, अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी डेवलप कर रहे हैं, फिर कोई चीज़ प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जिससे आसपास के लोगों को क्या हार्म होने की चांसेस हैं, तो आपको अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ पर ह्यूमन यानी कि लोग कम रह रहे हो, और अपना मेथड ऐसा अप्लाई करो ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे। ऑफ कोर्स होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन में हमने नोटिस क्या किया कि पॉल्यूशन क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे जितने भी फैक्ट्रीज थे, कारखाने थे, वो सब क्या हुए, बंद हो गए। इससे पता चलता है ना कि हम लोग कितने अनइकोनॉमिकली मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सिंपल सी बात है, सोसाइटी को हम बहुत सारे सेक्टर्स में बांट सकते हैं, यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या फिर एक बैकवर्ड एरिया ऐसा भी होता है जहाँ के लोगों को बेसिकली कहा जाए तो बहुत हंगर प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर सीधी बात है कि खाने को भी नहीं मिलता। ओके, अगर हम वहाँ के लोगों को एजुकेट करके वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं और वो लोग भी डेवलप कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स एंड क्रिचेज, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक अच्छे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी सोसाइटी को क्या करे, अच्छे स्कूल्स और क्रिचेज फॉर देम देयर एम्प्लॉयज़ उन्हें प्रोवाइड करवाए। द लास्ट वन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Organization consists of different type of individual who joins it to satisfy their diverse needs. of course ये बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल एक आदमी तो काम करता नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो लोग वर्क करते हैं। हो सकता है किसी को केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो, वो इसलिए वर्क कर रहा हो सकता है किसी को उसकी सैलरी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मिल रही है तो वो इसलिए आ रहा हो, उसको अपने इंटरेस्ट का काम मिल रहा हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। The individual may seek to satisfy needs such as the first is competitive salaries and perks. of course ये बात है, एक ही सेक्टर में आजकल बहुत सारी कंपनीज रन कर रही हैं। जिस एम्प्लॉय को जो जगह सूटेबल मिलती है और कॉम्पिटेटिव टाइम में उसको जो बेस्ट सैलरी मिलती है वो वहाँ पर जाकर वर्क करेगा। पीयर रिकॉग्निशन, यानी कि अगर आप अच्छे से उसमें काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो पहचान भी बढ़ती है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि ओनली आपसे वर्क करा के रखें कि ऑर्गेनाइजेशन ओनली एम्प्लॉय से वर्क कराते हैं, उनका पे करा और उन्हें कोई मतलब नहीं था। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यू अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देते हैं और उनको कंटिन्यू डेवलप करने पर भी ध्यान देते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मैनेजमेंट हैज़ टू रिकंसाइल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर देखा जाए तो आपके पर्सनल गोल अलग हैं एंड
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बट इन द लास्ट वो एक ही होते हैं। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल गोल्स के बीच में कोऑर्डिनेट करके चलता है, ताकि दोनों हम इजीली रिसीव कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, यहाँ पर हमने केवल जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, यहाँ पर इस वाली वीडियो की अगर हम बात करें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये तीनों पॉइंट्स ओनली आपको एज अ पॉइंट दे रखे हैं। अगेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी तीनों पॉइंट्स ही दे रखे हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर आपसे पॉइंट छोटा पूछा जाता है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए, देन आप वो तीनों पॉइंट लिख देंगे, डिपेंड करता है मार्क्स पे। बट अगर एक्सप्लेन वे में पूछा जाता है, देन दिस इज द पैटर्न टू प्रेजेंट योर आंसर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, ओके, देन सोशल, और हियर वी विल प्रेजेंट पर्सनल, ओके। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जा रहा है, बट आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। अगेन वी विल राइट डाउन लाइक दिस, this is the way to present your answer in a proper way. If you present in this way you get good marks. एक आपने केवल ऐसे के टाइप में लिख दिया, बिना पॉइंट के लिख दिया, तो उतने अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं होते, जितना कि इस अकॉर्ड तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो मार्क्स मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, ओके। और बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसे है कि जिसमें आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे, एक डायग्राम, एक चार्ट आपके लिखे हुए वर्ड से ज़्यादा प्रेजेंट करता है और अच्छे मार्क्स आपको दिलाता है। Now we will talk about importance of management. We can't describe importance of management in only few points, but according to your syllabus there are only 5 points in your book there which are not enough to elaborate. In broad way we read importance in 3 main points. These are social, organizational and according to nation, but we will talk here about only your syllabus. So there are only 5 points, but I add 3 more points. देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 5 ही पॉइंट्स याद करके जाएं, और अगर हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो ऑफकोर्स ये बात है कि हमें 2 से 3 पॉइंट हमेशा ज़्यादा करके जाने चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा 1 या 2 भूल जाए, बट अगर आप 8 पॉइंट करके जा रहे हो और एग्जाम में 5 ही आते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है कि 1 या 2 ही भूलेगा और वो 5 अपने कवर कर लेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है आपका अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप. Managers give common direction to individual efforts in achieving the overall goals of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन ग्रुप में काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते, और मैनेजमेंट क्या करता है, उनको डायरेक्शन देता है, वो कॉमन डायरेक्शन देता है, पर हर कोई क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उन डायरेक्शंस को फॉलो करके अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑफकोर्स ये बात है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। एक अच्छा मैनेजमेंट कैसे एफिशिएंसी, अच्छे गाइडलाइंस हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छा माइंडसेट है, तो ऑफकोर्स ये बात है आपके रिसोर्सेज भी प्रॉपर वे में ही यूज होंगे। एक आपने इंजीनियर की जगह एक नॉर्मल टेक्निकल बंदे को रख लिया जिसने कि 12th पास किया था, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि हमारे पास कोई वर्क है, टेक्निकल वर्क है, उसके लिए चाहिए था इंजीनियर, बट हमने क्या करा, एक 12th पास बंदे को, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे को रख लिया, तो कौन एफिशिएंटली वर्क करेगा आपका? ऑफकोर्स ये बात है इंजीनियर। तो अगर एक फर्म इंजीनियर को हायर कर रही है और एक फर्म उस बंदे को, तो ए फर्म हमेशा क्या करेगी, अपना वर्क एफिशिएंटली करेगी बजाय बी फर्म के। थर्ड वन, क्रिएट्स डायनेमिक। सेकंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. Management increases efficiency by using resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity. Efficiency और effectiveness वाली बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी. Management increase efficiency by using resources. सिंपल सी बात है, अगर हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी ही होगी और हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. The third one is creates dynamic organization. Management helps the employee overcome their resistance to change and adapt as per changing situation. मैंने पहले भी बताया था, environment continue day by day changing है और वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाता है जो अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है. ऑर्गेनाइजेशन की चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉय भी खुद के अंदर चेंज करे. एक अच्छा मैनेजर और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट रखता है और इस तरीके से रखता है ताकि मैनेजर्स और अपने एम्प्लॉय खुद में भी चेंजेस लाने की कोशिश करें. Achieving personal objectives. Management helps the individual achieve their personal goals.
मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स अचीव देयर पर्सनल गोल्स। मैनेजमेंट अब इंडिविजुअल्स को अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने के लिए भी वर्क करता है, ताकि वो अपने पर्सनल गोल्स अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी रिसीव कर सकें। Last point is development of society. This last point is according to your book. Okay, my last point will be point number 8. Development of society. Management helps in the development of society by producing good quality products, creating employment opportunities and adopting new technologies. अगेन एंड अगेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस एक क्या होना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी को भी सर्व करे। यहाँ पर पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और वो कैसे हो सकता है? अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करके, यानी कि प्रोड्यूस करके, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी हम उनके अकॉर्डिंग चलते रहे, हमें डे बाय डे नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ 6 पॉइंट, इरेडिकेट्स पॉवर्टी। ऑफकोर्स ये बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को क्या करेगा? जॉब प्रोवाइड करेगा, तो पॉवर्टी भी आपकी डे बाय डे कम होती जाएगी। मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन, एक अच्छा मैनेजर ही अच्छे डिसीजन ले सकता है, और डे बाय डे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट में हमें अगेन एंड अगेन बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छी सोसाइटी रन कर रही है, अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, आपके देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट टाइम टू टाइम मिल रहा है, देन व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपल बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Now we will talk about levels of management. There are 3 levels of management: top level, middle level and lower level management. What question normally asked to the students? First, how many level of management? कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? What are the functions of particular level management? हर लेवल के मैनेजमेंट का अपना पर्टिकुलर अलग फंक्शन होता है। टॉप लेवल का मैनेजमेंट लोअर लेवल के मैनेजमेंट वाला वर्क नहीं करेगा, लोअर लेवल का मैनेजमेंट मिडिल लेवल का मैनेजमेंट का वर्क नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट इज हु वी इंक्लूड इन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने ये तो बता दिया कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, बट हमने ये नहीं बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से मैनेजर्स आते हैं, मिडिल लेवल में कौन से। ये सब पॉइंट्स आपको आगे कंटिन्यू स्लाइड्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फोर्थ वन इज आइदर दे कैन गिव नेम और मैनेजर एंड आस्क अबाउट लेवल एंड फंक्शंस। वो क्या करेंगे, यानी कि एग्जामिनर क्या करता है, किसी भी 2 से 3 आपको मैनेजर्स का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से लेवल के होते हैं, और उस लेवल के फंक्शंस आपसे वो पूछ सकता है। These are the employees designation according to level. This is top level, this is middle level and this one is lower level. Top level में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ओके, ये आपको याद करने होंगे। मिडिल लेवल में आएगा, बेसिकली इसमें मैनेजर्स आते हैं अलग अलग, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में बटा होता है और उन सबके जो मैनेजर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। लास्ट वन इज सुपरवाइजरी लेवल और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन आता है? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। वन मोर क्वेश्चन, हम इस हिरार्की को इसी पिरामिड पे में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, टॉप लेवल पर कम एम्प्लॉयज होंगे, मिडिल लेवल पर थोड़े ज़्यादा होंगे एंड लोअर लेवल पर ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे, इसलिए ये हमेशा इसी शेप में आप क्रिएट करेंगे। इसको किसी और डिज़ाइन में या फिर शेप में आप क्रिएट नहीं कर सकते। वर्क डन बाय दैम, मैनेजर्स के थ्रू कौन कौन सा काम किया जाता है? टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं? सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑफकोर्स ये बताए, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेगा। कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो कौन करेगा? ओनर उसका, वही अपने गोल्स और अपने पर्पस ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। स्केन एनवायरनमेंट, वो ये देखेगा कि जिस एनवायरनमेंट में मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो उसके लिए सूटेबल भी है या नहीं। प्लान एंड मेक डिसीजन, देन वो क्या करेगा? प्लान बनाएगा और फिर डिसीजंस लेगा। और ये मेन काम होता है। अगेन एंड अगेन नीचे वाले लेवल के लोग डिसीजन नहीं लेते, जो भी ऑर्डर आता है वो कैसे आता है? टॉप लेवल से। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें, अगर देखा जाए तो आपके स्कूल में होती हैं प्रिंसिपल मैम, देन आपका स्कूल कोऑर्डिनेटर, ओके, मॉनिटर, ओके, क्लास हेड्स, ये सब क्या हो गए? देखा जाए तो एक मैनेजमेंट सिस्टम ही है कि अगर प्रिंसिपल मैम या फिर प्रिंसिपल सर आपके कोई भी ऑर्डर देते हैं, देन वो किसके पास आएगा? सबसे पहले हेड ऑफ द स्टाफ, ओके, देन वो आपकी क्लास में आता है तो मॉनिटर वो सबको बताता है। ये क्या हुआ? ये एक बिल्कुल बेसिक आपके सामने एग्जाम्पल है
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, वो टॉप मैनेजर्स को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। वो जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट टॉप मैनेजर्स को भेजते हैं। ओवरसीज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान बनाता है उनको डेवलप और इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स। अलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किस अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे, ये सभी मिडिल लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। देन विल टॉक अबाउट फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट। रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजर्स, इनका वर्क होता है कि जो भी डिटेल्स हैं ये मिडिल लेवल को देंगे और मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल को। सुपरवाइज एम्प्लॉइज, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंडर में आने वाले एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, टॉप लेवल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि उनके पास ऑफकोर्स ही पता है टाइम की भी प्रॉब्लम होती है, उनको मेन जो भी डिसीजन होते हैं वो लेने होते हैं। अगर वो डे टू डे की एक्टिविटी में पार्ट लेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में है वो उसको सुपरवाइज करते हैं। कैसे, मे बी बाय 3 days, बाय वीकली, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अपनी पॉलिसीज हो सकती है। नाउ द लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए हम बात करेंगे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस हमेशा इसी वे में चलेगा और किसी भी प्रोसेस को अगर आप बना रहे हैं तो वो इसी वे में चलेगी क्योंकि कोई भी प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये आई थिंक आपको रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ते याद होंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन्हीं पॉइंट्स को आपके आगे के चैप्टर्स में प्रॉपर चैप्टर्स के रूप में है, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट नोट्स में इनकी बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड as the process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specified goals. What is planning? The first point is planning. Planning is the function of determining in advance what is to be done and who is to do it. यानी कि प्लानिंग क्या होती है कि हमें क्या करना है और कौन क्या काम करेगा, इसकी पहले से ही प्लान करना सिंपल है प्लानिंग। बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलो, अगर आपको पिकनिक जाना है, स्कूल ने क्या करा, पिकनिक ऑर्गेनाइज किया। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मम्मा को बताएंगे, देन यू विल टेक मनी। ओके, देन क्या होता है कि स्कूल पिकनिक का डे डिसाइड होता है, तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या लेके जाना है और मेरे फ्रेंड्स क्या लेकर आने वाले हैं, या फिर आप एक प्लान बनाएंगे कि ठीक है कुछ सामान मैं लेकर आऊँगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स लेकर आएंगे, हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, वो सब क्या है, प्लानिंग ही तो है। ओके, और इसी चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. अगर हम किसी भी चीज़ को प्लान पहले से कर लेते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है जब उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। जैसे कि सिंपल पिकनिक पर हो सकता है कि कुछ आइटम्स आपके पास एक्स्ट्रा थे तो आपने बोला कि ठीक है मैं वो लेकर आऊँगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा आइटम्स भी यूज़ आ गए और किसी और फ्रेंड के पास वो नहीं था तो उसने बोला कि ठीक है आप वो लेकर आना और मैं कुछ और लेकर आऊँगा। ये क्या है, टाइम भी आपका क्या हो रहा है, बच रहा है यहाँ पर और आपकी कॉस्ट भी बच रही है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी प्लानिंग्स की जाती है तो क्या किया जाता है, अपने रिसोर्सेज वगैरह का इस तरीके से प्लान किया जाता है कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क हो। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, प्लानिंग प्रॉब्लम्स से आपको नहीं बचा सकती, बट प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, प्लानिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से नहीं रोक सकती, बट इट कैन प्रेडिक्ट दैम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान्स टू डील। बट वो ये बता सकती है कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे कैसे फाइट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, सबको पॉकेट मनी मिलती है। ओके, तो सब लोग कुछ पार्ट क्या करते हैं, उसको सेव करके रख के चलते हैं। क्यों, अगर सडनली होता है कि ठीक है अगर मुझे मंथ के लास्ट में अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हु विल द हेल्प। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट अपनी मनी का बचा के चलते हैं। वो क्या है, प्लानिंग ही तो है। सिंपल, आई एम टेकिंग basic to basic example to clear your points. Second one is organizing. Organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. Organizing क्या होता है, ये मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो कि एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटी बताता है, एक ग्रुप को क्या टास्क करना है वो बताता है, अथॉरिटीज
डिसाइड करता है और रिसोर्सेज को अलोकेट करता है, यानी किस ग्रुप को क्या रिसोर्सेज दिए जाने हैं, किस डिपार्टमेंट को क्या रिसोर्सेज दिए जाने हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होता है. It determines what activities and resources are required. It decides who will do a particular task, where it will be done and when it will be done. Organizing involves the grouping of the required tasks into manageable departments or work units and the establishment of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy. Proper organizational techniques help in the accomplishment of work. प्रॉपर अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकली लेके चलते हैं तो वो क्या करता है, आपके अपने वर्क को जल्दी करने में हेल्प करता है, आपके एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में आपकी हेल्प करता है. प्रमोट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजल्ट. स्टाफिंग क्या होता है, बहुत एक बेसिक सा वर्ड है. स्टाफ समझते ही, स्टाफ वर्ड सुनते हमारे माइंड में आता है कि किसी भी ऑफिस में काम करने वाले लोग. बहुत सिंपल. अब आपने ऑर्गेनाइजेशन वाली एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर ली, यानी आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट लिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कि हमें इसमें इतने लोग रखने हैं, ये अगर हम एम्प्लॉय हायर करेंगे तो ये काम करेगा. बट उसके लिए एम्प्लॉय हायर भी तो हमें करने पड़ेंगे. वो प्रोसेस बहुत बेसिकली क्या कहलाता है, स्टाफिंग. स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने बस हायरिंग कर ली. अगर MBA वाला पर्सन आपको चाहिए था और आपने इंजीनियर हायर कर लिया, देन इट इज रोस्ट. ओके, तो व्हाट इज द मेन पर्पज? To find right people for the right job is called staffing. A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization. Of course ये बात है, एक 10th क्लास का टीचर 12th को टीच नहीं कर सकता. वैसे ही अगर 12th क्लास के टीचर को अगर आप नर्सरी क्लास में भेज देते हैं टीच करने, तो वो नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन इतनी जल्दी नहीं बिठा पाएगा. This is also known as the human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training of personals. इस प्रोसेस में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट, यानी कि लोगों से एप्लीकेशंस मंगाना, देन उनका सिलेक्शन करना, उनको प्लेसमेंट देना और फिर उनको ट्रेनिंग देना. ट्रेनिंग देना क्यों मैंडेटरी है? हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्क होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करने का तरीका भी अलग होता है, जो कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग में समझ सकते हैं. Directing, the next point. Directing involves leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. What is directing? कि जो आपने अपने एम्प्लॉयज को टास्क बताया है उसके लिए उनको इन्फ्लुएंस करना, उसके लिए उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपने टास्क को ईजिली कंप्लीट कर सके. दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फियर दैट इनकरेजेस employees to do their best. Motivation and leadership are two key components of direction. Here are the two key components, or you can say the main points: motivation and leadership. Remember these 2 points. It may be asked in 1 mark question that what are the two key components of direction, that are motivation and leadership. Directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work. Motivating workers means simply creating an environment that makes them want to work. एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट में ही एक वर्कर क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है. सिंपल सी बात है. अगर आपको क्या करना है, आपका माइंड सेट है कि मुझे तो 95% लाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने काम में इंटरेस्ट लोगे. और एक बच्चे को किसी को जबरदस्ती बोला जाए कि नहीं 95 लेकर आना है, 95 लेकर आना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में वर्क करेगा और मे भी हो सकता है कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए. लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. व्हाट इज लीडरशिप? एक लीडर आपके ग्रुप से क्या चाहता है वो बताना क्या कहलाता है, लीडरशिप. बोथ पॉइंट्स, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, we will discuss in different chapter. Controlling, the last point. Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organization goals. आपको अपने organization goals receive हुए या नहीं हुए इसको पता करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है, controlling. The task of controlling involves establishing standards of performance, measuring current performance. These are the steps of controlling. Look, establishment standard of performance, measuring current performance, comparing this with established standard and taking corrective action where any deviation is found. यानी कि हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना है. These are not only steps, these are the process of controlling. I have a different slides for this.
Here management must determine what activities and output are critical to success, how and where they can be measured, and who would have to authority to take corrective actions. Here is the controlling process. What we read there, first is fixing the standard, कि हमें किसी भी चीज़ का यानी कि एक मैनेजर को क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है. मेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसे कंटिन्यू अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसे डे बाय डे इन्विजिलेट करना है. देन कंपेयर करना है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को. करेक्टिव एक्शंस, अगर वहां पर हमें कोई डेविएशन मिलता है तो करेक्टिव एक्शंस हमें यूज करने हैं और देन उनको क्या करना है, फॉलो. इस कंट्रोलिंग प्रोसेस को आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने कहा कि हमें इस वीक 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है. ओके, तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड. क्लियर. वो क्या करेगा, अब कंटिन्यू अपने एम्प्लॉयज को इन्विजिलेट करेगा, पूरा कंटिन्यू उनको देखेगा कि उन्होंने एक वीक तक क्या काम किया और एक वीक के बाद उनको पता चला कि हमने क्या करा, केवल 980 ही यूनिट्स प्रोड्यूस की. देन वो चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से 20 यूनिट्स हमारी कम बनी, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई उन्हें दूर किया जाएगा. वहीं अगर एक वीक बाद 1050 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, ऑफकोर्स ये बात है, इट्स अ गुड डेविएशन, तो वो क्या चेक करेगा कि 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनी, वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनी, ये अच्छे डेविएशन है, तो वो इनको नोट करेगा और फॉलो अप करेगा. ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू टू लिसनिंग मी. अगेन आई एम सेइंग, join my telegram channel and share this video with your friends. I will be come soon with part 3.